प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लास्ट क्लास में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का इंट्रोडक्शन किया था और हमने इसमें पढ़ा था 1804 की नागरिक संहिता, 1815 की वियना की संधि और इसके अलावा कि जो फ्रांसीसी सरकार थी उसने लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। उन सब के बारे में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस पार्ट को देखिए और दोबारा आकर यहाँ इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण थे जिसने राष्ट्रवाद के उदय को प्रभावित किया, यानी किन कारणों से जो राष्ट्रवाद था उसका उदय यूरोप में और पूरे विश्व में होता है। तो सबसे पहला जो कारण रहा वो रहा निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी ऑटोक्रेटिक रूल। अब ये क्या होता है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो राजा या सरकार होती है उसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी वो निरंकुश शासक होता है। लोग जो थे फ्रांसीसी समाज के लोग, वो राजा की निरंकुश सत्ता से क्या थे, एक तरह से दुखी थे, क्योंकि उनका शोषण होता था। समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और सिर्फ तीसरे स्टेट के जो लोग थे उनको ही क्या था, सारा टैक्स देना पड़ता था और वहीं उनको कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो लोग अब क्या कह रहे थे कि उन्हें क्या है, समान अधिकार चाहिए, जिसके चलते ही क्या था, उन्होंने क्रांति करने का विचार उनके मन में आता है। अगला कारण जिसने लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रभावित किया था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार। अब जो फ्रांस के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि हमें क्या है, समान अधिकार चाहिए। ये सिर्फ फ्रांस के लिए बात नहीं है, ये पूरे यूरोप के जो भी देश थे, जैसे हम आगे इटली के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब देशों में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार है, इन्होंने राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था। क्योंकि अब जो लोग थे वो समान अधिकारों की मांग करने लगे थे। उनको पता चल गया था कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है और कैसे जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग है वो विशेषाधिकारों से मजे उड़ा रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो कारण रहा वो रहा बेटा उदारवादी विचारों का प्रसार। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो चौथा कारण था मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। चौथा कारण जिसने राष्ट्रवाद के उदय को प्रभावित किया वो था शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। इसमें आप दार्शनिकों के विचारों के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। आपने स्पिरिट ऑफ द लॉज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने लिखी थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो राजा की जो देवीय शक्ति है, यानी एक तरह से राजा को जो शक्तियां मिली है वो भगवान से मिली है, वो राजा को भगवान नहीं बनाया है, ऐसे विचारों का उसने अपनी इस पुस्तक में या बुक में खंडन किया था। वहीं जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी उसमें जो रूसो है वो बेटा मताधिकार के आधार पर सरकार बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा जो मोंटेस्क्यू थे उन्होंने लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें सरकार की शक्तियों के विभाजन की बात की गई थी, जिसमें कि सरकार की शक्तियां हैं उनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट देना चाहिए। ये बात किसने बोली? ये बात कही मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ठीक है। तो इन दार्शनिकों के जब विचारों से लोग प्रभावित हुए तो उन्होंने फिर क्या किया, क्रांति कर दी, या राष्ट्रवाद के उदय में इन विचारकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं उदारवादी विचारों की। तो उदारवादी जो विचार थे उन्होंने भी राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। अब सबसे पहले जो उदारवाद होता है या उदारवादी है, इसको बेटा बोलते हैं लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द लाइबर से निकला है और लाइबर का अर्थ होता है आजाद। यानी कोई भी व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसके कुछ क्या थे, मेन मूल्य थे, या वो कुछ चीजों को फॉलो करते थे। जो उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि जो सरकार होगी वो संविधान पर आधारित होनी चाहिए और सरकार हमेशा सहमति पर आधारित होनी चाहिए। यानी जैसे नेशनल असेंबली ने क्या किया था, एक निर्वाचित असेंबली बनाई थी जो देश के लिए संविधान बनाती थी। यानी अब वो जो सरकार बनी है वो बेटा संविधान के आधार पर बनाई गई है। ठीक है। तो जो उदारवादी लोग थे वो क्या चाहते थे कि संविधान आधारित और सहमति पर आधारित सरकार होनी चाहिए। दूसरा, ये लोग कानून के समक्ष सबको समान मानते थे। यानी चाहे कोई कुलीन वर्ग का है या पादरी वर्ग का है, या फिर चाहे वो तीसरे स्टेट का कोई किसान, कोई गरीब मजदूर, कुछ भी है, उसको सबको कानून के सामने समक्ष समान माना जाएगा। ठीक है।
अगला ये क्या कहते हैं कि जो संसदीय या प्रतिनिधि सरकार होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या है, इलेक्शन होता है, आज अलग अलग राजनीतिक दल उसमें चुनाव लड़ते हैं और फिर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो ये जो सरकार बनती है ये संसदीय सरकार होती है, प्रतिनिधि आधारित सरकार होती है। तो ये जो उदारवादी लोग थे ये बेटा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रतिनिधि सरकार को फेवर करते थे। अगला ये लोग क्या करते हैं, जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे उनके अंत का ये समर्थन करते हैं, यानी लोगों को जन्म पर आधारित विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो ये चाहते हैं कि मुक्त बाजार होने चाहिए, यानी जो वस्तुएं हैं उन पर जो आयात निर्यात कर लगता है वो नहीं होना चाहिए, सबको व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जो बाजार है वो मुक्त होने चाहिए। ठीक है, ये बात किसने बोली है, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने। ये बात मैंने आपको बताई दी, वस्तु और सेवाओं पर से प्रतिबंध या मुक्ति, इनसे मुक्ति ये चाहते हैं, यानी सेवा वस्तुओं पर कोई भी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। अगला ये लोग क्या कहते हैं, मताधिकार। ये लोग मताधिकार के फेवर में तो है, लेकिन मताधिकार सबको मिले ऐसा अनिवार्य ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति है उनको ही एक तरह से अधिकार होना चाहिए। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर क्या करता हो, टैक्स पे करता हो, तो उसको मताधिकार या वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये भी कुछ ऐसे ही जो संपत्तिधारी लोग हैं उनको ही मताधिकार देने के समर्थन में उदारवादी लोग हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उदारवादी विचार या उदारवादी राष्ट्रवाद। इसके अलावा ये लोग कुछ हद तक निजी संपत्ति को भी समर्थन करते हैं, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये इसको क्या है, कुछ हद तक समर्थन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद। अब हम बात करेंगे इटली के एक क्रांतिकारी की, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो जो क्रांतिकारी है उनका नाम है जूसेप मैत्सिनी। बात करें जूसेप मैत्सिनी की तो बेटा इनका जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में। कौन सी जगह पर, जेनोवा में। 1807 में इनका जन्म होता है जेनोवा में। ये एक जगह थी कार्बोनरी, उसके गुप्त संगठन के ये सदस्य बन जाते हैं, यानी सीक्रेट सोसाइटी की ये मेंबरशिप ले लेते हैं। कौन सी जगह की, कार्बोनरी की। वही जब ये 24 साल के थे तो बेटा ये एक जगह थी लिगुरिया, वहां पर ये क्या करते हैं, एक तरह का विद्रोह कर देते हैं, जिसके बाद इनको इनके देश से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये दो संगठन बनाते हैं जिनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। पहला जो इन्होंने संगठन बनाया उसका नाम था यंग इटली, और दूसरा जो इन्होंने संगठन बनाया था उसका नाम था यंग यूरोप। यंग इटली जो है वो इन्होंने बनाया था मोरसई नामक जगह पर, और यंग यूरोप जो था वो इन्होंने बनाया था बर्न नामक जगह पर। अगर आपको इनको याद रखना है तो इटली में भी ई आया है और मोरसई में भी ई आया है। तो यंग इटली इन्होंने बनाया मोरसई में, और यंग यूरोप कहाँ बनाया इन्होंने, बर्न में। ठीक है, ये इन्होंने क्या थे, दो संगठन बनाए थे या सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, किसने, जूसेप मैत्सिनी ने। अब जूसेप मैत्सिनी का मानना ये था कि जो राष्ट्र है यानी जो देश है वही क्या थी, भगवान द्वारा बनाई गई एक तरह से प्राकृतिक इकाई थी। इसलिए राष्ट्र का अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा होना ये चीज सही नहीं है, क्योंकि बेटा जो इटली था वो उस टाइम पर 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ये क्या कहता है कि जब भगवान ने जब एक प्राकृतिक इकाई बनाई थी तो वो इकाई क्या थी, एक पूरा देश या एक राष्ट्र। तो ये इटली के एकीकरण को क्या करता है, साकार करना चाहता था, जिसके लिए इसने ये अलग अलग संगठन बनाए थे। इसके बारे में ड्यूक मैटरनिक ने एक बात बोली थी कि जो जूसेफ मैत्सिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूक मैटरनिक की स्टेटमेंट। कौन था ड्यूक मैटरनिक, तो ड्यूक मैटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ा है राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, उदारवादी राष्ट्रवाद जो था उसके क्या क्या विचार थे, और इसके अलावा जूसेफ मैत्सिनी के बारे में। हम ऐसे ही टॉपिक वाइज दो दो तीन तीन टॉपिक करके इस चैप्टर को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।